क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम जो होते हैं उसमें ये किससे रिलेटेड है कि केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब हमने पढ़ा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का। तो जब तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो कुछ नियमों के अंतर्गत होते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी तत्व किसी भी तरीके से मिलेगा और यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नियम वो फॉलो करते हैं और वो नियम किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत। तो अब हम इन नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला नियम जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक है स्टेटमेंट, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। दूसरा है ये आपको पता होना चाहिए कि ये नियम किसने दिया। और तीसरा इसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आप एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है उसका स्टेटमेंट ये है कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दिया किसने था, लिवोशिए ने। तो लिवोशिए के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि सपोज अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि H2 प्लस O2 gives 2H2 प्लस O2 gives 2H2O, ये रिएक्शन है हमारे पास। तो इसमें क्या किया आपने कि 2 2 4 हाइड्रोजन लिए और 2 ऑक्सीजन के परमाणु लिए और आपने बनाया 2 जल के मॉलिक्यूल। लेकिन इसके अंदर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने बने, 4। लिए भी तो आपने 4 ही थे और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन ली भी आपने 2 ही थी, बनी भी कितनी, 2 ही। यानी कि आपने द्रव्य को बनाया या नष्ट नहीं किया है, केवल इसमें क्या होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेकेंड जो है वो है आपका निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इसको आप क्या कह सकते हैं, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम जो है ये दिया था प्राउस्ट ने। साइंटिस्ट के नेम पता होना चाहिए, ये किसने दिया था, लेवोशिए ने, और ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने। तो प्राउस्ट जो है उनके अनुसार स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणु जो होते हैं उनका द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर या निश्चित या समान रहता है। प्राउस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट पर। कौन सा सब्सटेंस लिया था उन्होंने, क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है इसके इन्होंने 2 सैंपल लिए थे। एक लिया था जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, संश्लेषित, और एक जो नेचर से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। ठीक है, अब क्यूप्रिक कार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CuCO3, क्योंकि CO3 जो होता है कार्बोनेट उस पर -2 चार्ज होता है, क्यूप्रिक मतलब Cu+2, तो फॉर्मूला क्या बना, CuCO3। क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन 3 टाइप के क्या है, परमाणु है। और अब आप अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट को प्राकृतिक रूप से जो लिया है उसमें आप कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे, और अगर जो संश्लेषित लिया है उसमें आप कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे तो वो दोनों में ही क्या मिला, आपको समान मिलेगा। इसका मतलब किसी भी तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो हमेशा समान रहता है, चाहे आप तत्व को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करो चाहे आप उसे नेचर से ले लो। इसको एक और अनदर सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास है
2H2 plus O2 gives 2H2O। हमारे पास क्या बना? H2O। अब H2O में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखें तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो अगर आप H2O की बात करें, हम सिर्फ H2O के एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? H2O। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने हैं, हम एक की बात कर रहे हैं। अगर H2O के एक अणु में देखो तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। अब एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2। इसी तरह से ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है H2O के अणु में, तो ऑक्सीजन जो है उसकी एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। कैसे याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जस्ट उसका डबल लगभग होता है 16। इसका क्या होता है? द्रव्यमान। तो अगर आप H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो वो क्या आएगा? 1:8। अब आप इस H2O को चाहे आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करो, चाहे नेचर से ले लो, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 1:8 ही रहेगा। इसका मतलब है कि किसी भी तत्व के किसी भी यौगिक में तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड नियम जो है वो है हमारा गुणित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के बाद नेक्स्ट नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अब जो गुणित अनुपात का नियम है उसमें क्या करते हैं, ये वो दिया किसने था? डाल्टन ने। सेकेंड स्थिर अनुपात का, थर्ड है गुणित अनुपात का नियम। ये गिवन बाय डाल्टन, ये डाल्टन ने दिया था। और इस नियम के अनुसार जब कोई दो परमाणु जो होते हैं वो मिलते हैं और एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो परमाणु मिलेंगे, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलेंगे, और अगर दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक परमाणु के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे परमाणु के जो द्रव्यमान जो है उनका अनुपात छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होगा। देखो, जब किसी तत्वों के दो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में संयोजित होकर दो से अधिक प्रकार के परमाणु बनाते हैं तो उन एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के जो परमाणु होंगे उनके द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। ये स्टेटमेंट है किसका? गुणित अनुपात के नियम का। अब इसको समझेंगे कैसे? देखो, स्टेटमेंट नहीं, लेकिन आप देखो, सबसे पहले दो अलग अलग प्रकार के परमाणु, सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो परमाणुओं को लिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 भी बना सकते हैं। तो इन्होंने एक से ज्यादा टाइप के यौगिक बनाए। अब अगर ये एक से ज्यादा टाइप के यौगिक बनाते हैं H2O और H2O2, तो यहाँ पर देखो H2 मतलब कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ? 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अभी अभी हमने निकाला था, कितना हुआ? 16। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन का कितना है? 2, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है? एक ऑक्सीजन का 16 होगा, 2 का कितना होगा? 32। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2 और 16, यहाँ पर रेशो भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर इसका द्रव्यमान 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 32। तो देखो स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में संयुक्त होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो यहाँ H2 भी बनाया, H2O2 भी बनाया, तो उसमें एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एक तत्व जिसका द्रव्यमान क्या है? निश्चित है, उसके साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमानों के अनुपात अगर आप निकालें तो वो छोटे पूर्णांक में होगा। कैसे? देखो, यहाँ 2 और 2, हाइड्रोजन का तो कांस्टेंट है। अगर आप ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें, 16 और 32 का अगर आप अनुपात निकालें, H2O में ऑक्सीजन और H2O2 में ऑक्सीजन, यहाँ H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 और इसमें है 32, और अगर आप इसका रेशो निकालें
तो वो क्या आएगा 1:2। तो ये है स्टेटमेंट और ये है इसका एग्जाम्पल। दिया किसने था? डाल्टन ने। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, पहला था द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। तो फोर्थ क्या है? गैलुसेक, इसमें तो साइंटिस्ट का नाम भी शामिल ही है, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। अब गैलुसेक के अनुसार ये किस पर अप्लाई होता है? ये नियम केवल गैसों पर, कि गैलुसेक के अनुसार जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उन गैसों के आयतन जो होते हैं वो सरल अनुपात में होते हैं, लेकिन कंडीशन है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लें कि सपोज H2 प्लस Cl2 ये मिलकर क्या बना रही है? दोनों गैसें मिलकर 2HCl बनाती है। ठीक है, तो सपोज अगर आप H2 और Cl2 है, अगर आपने यहाँ पर 50 ml H2 लिया और 50 ml ही क्या ले लिया? Cl2 ले लिया, तो HCl कितना बनेगा? जस्ट इसका डबल 2 है ना, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो 50-50 ये मिलकर क्या बना लेंगे? 100 ml। अब अगर आप रेशियो देखो इसमें 50-50 और 100 का, तो वो आपको क्या मिलेगा? 1:1:2। रेशियो क्या मिलेगा? 1:1:2। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट है आपका आवोगाद्रो का नियम। फिफ्थ नियम कौन सा है? आवोगाद्रो का नियम। और आवोगाद्रो के नियम के अनुसार अगर गैसों का आयतन समान है तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी, और इसे कहते हैं हम आवोगाद्रो का नियम। ये भी समान ताप और दाब पर होनी चाहिए, यानी कि हम क्या बोलेंगे? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, गिवन बाय आवोगाद्रो। आवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये नियम। आपने आवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यानी कि अगर आप किसी भी तत्व के, परमाणु के, अणु के आयन का 1 मोल ले लें तो उसमें अणुओं की संख्या हमेशा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही होती है। इसे हम आवोगाद्रो नंबर कहते हैं और ये है आवोगाद्रो का नियम। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आप H2, इसको रब कर देती हूं मैं, सपोज आप आवोगाद्रो के नियम का एग्जांपल है, सपोज आप क्या कर रहे हैं? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O बना रहे हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ मैंने 2 लिखा है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पर देखो, सपोज कि H2 जो है उसका डबल है आयतन, यानी कि सपोज हम ये मान लें कि H2 के 1 आयतन और H2 का 1 आयतन मिलकर क्या बन रहा है? 2H2 के आयतन। तो सपोज हम ये माने कि H2 का 1 आयतन है और उसमें H2 जो है उसके कितने मॉलिक्यूल है? 5। कितने मॉलिक्यूल है? 5। H2 1 आयतन में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो H2 के कितने आयतन है? 2। तो एक और H2 का आयतन होगा जिसमें H2 के कितने होंगे? 5 मॉलिक्यूल, क्योंकि आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो H2 का 1 और 1 2 आयतन हो गया। ऑक्सीजन का 1 आयतन लेना है। देखो इसके आगे का नंबर देखना है, यहाँ O2 नहीं देखना है। ये O2 कितना है? 1 है। यहाँ H2 कितना है? 2 है। H2O कितने हैं? 2। आगे वाला नंबर जो होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ H2 का 1 आयतन, H2 का 1 आयतन प्लस O2 का भी क्या लेना है आपको? 1 आयतन लेना है। तो आपने O2 का 1 आयतन लिया तो क्योंकि समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है?
समान, इसलिए O2 के 1 आयतन में भी अणुओं की संख्या कितनी होगी 5। ये हमने सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सिर्फ आपने कल्पना की है, यहाँ पर है एक्चुअल संख्या अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन समान होगी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, H2O के 2 आयतन बनेंगे। H2O के कितने बनेंगे 2 आयतन। तो आप ये देखो, जब 1 आयतन में अणुओं की संख्या 5 है तो 2 आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी 10। तो यहाँ क्या होगा, H2O के 2 आयतन बनेंगे और इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ ये प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग करके देखा गया है कि जब आप H2 के 2 आयतन लेते हैं और ऑक्सीजन के 1 आयतन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2O के 2 आयतन बनते हैं और पीछे कोई भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन शेष नहीं बचती है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। लास्ट जो है, इन पांचों नियमों को मिलाकर डाल्टन ने अपना एक नियम दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो होता है वो, उसमें आपको 4-5 पॉइंट है, बस वो याद करने हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि द्रव्य जो होता है वो छोटे अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। अविभाज्य का मतलब कि परमाणु जिनको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो द्रव्य छोटे अविभाज्य परमाणुओं से बना है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप एक ही तत्व के परमाणुओं की बात करें तो उनका द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग तत्वों के परमाणु की बात करें तो उनका द्रव्यमान अलग होगा, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे सपोज हम बात करें हाइड्रोजन तत्व की, तो हाइड्रोजन तत्व में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 1। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन तत्व की तो ऑक्सीजन तत्व में ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान अभी हमने क्या बताया कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, वो केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है।